अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो आज एक अहम फैसला सामने आ रहा है कि टैरिफ के हवाले से अपना वफ़द जो है वो अमेरिका भेजने का फ़ैसला किया गया है। और वो जो वफ़द है वो टैरिफ के साथ साथ अमेरिका के साथ जो तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू करेगा। दूसरा, मईशत के हवाले से हुकूमत दावे कर रही है कि बेहतर हुई है, महंगाई जो है वो कम हुई है, लेकिन पार्लिमान के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत के इन दावों से इत्तफ़ाक़ नहीं करती और वो इन दावों को मुस्तरद कर रही हैं। IMF के वफ़द की पाकिस्तान के अंदर जो अहम मुलाकातों के हवाले से ख़बरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिर अगर सियासत के हवाले से बात करें तो ख़ुद जो अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त इख्तिलाफ़ात का शिकार नज़र आ रही है। सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ, तो जो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब और अली ज़फ़र साहब वो दूसरी तरफ हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। फिर जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान में एक बात की जा रही है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लेकिन PTI जो है वो सियासी जमातों के साथ उन्होंने ना बैठने का फ़ैसला किया है। और अब ये अहम फ़ैसला उनकी तरफ से सामने आ रहा है कि PTI अगर मुज़ाकरात करेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी। एक और अहम डेवलपमेंट है कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से आज अहम मुलाकात की है और उन्हें दरख्वास्त की है कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उन पर वो अपना किरदार अदा करें। और उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने हामी भी भर ली है कि वो इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हम मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जो अहम फ़ैसला सामने आया है कि ये एक टैरिफ का जो मामला सामने आ रहा था उस पर अब हुकूमत अपना वफ़द अमेरिका भेज रही है, कितने पुरुमीद हैं, किस तरह आप समझते हैं कि मामला तय पा जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो टैरिफ लगा है 10% तो सारी दुनिया के ममालिक पर लग गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो फैसला किया है उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हैं, यानी जिस मुल्क ने जितना टैरिफ लगाया है उस मुल्क में अमेरिका ने उतना ही टैरिफ लगा दिए। तो एक अमेरिका ऐसा मुल्क है जहां हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारी फेवर में है। कुछ $5.5 बिलियन की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है और 2.5 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है। तो अगर हम मेन वहाँ से रॉ काटन आती है या सोयाबीन ऑयल है, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है वो उनसे नेगोशिएट करें ताकि हमारी जो ये प्रोसेस है वो जारी रहे। और वो हमारे ऊपर टैरिफ, वो तो ख़ुद उन्होंने कहा है कि जो मुल्क नेगोशिएट करना चाहे वो करे। और पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना जो एक मेंबर्स का डेलीगेशन भेज रहे हैं अमेरिका, तो वो जाके टैरिफ की नेगोशिएशन करेगी और हमारे मुल्क की ये बेहतरी में है। और मैं समझता हूँ कि टैरिफ अगर हमारे यहाँ भी कम होता है, डिस्कस होगा, तो उससे पाकिस्तान का ट्रेड जो वॉल्यूम है पहले ही हमारे फेवर में है, तो ये कंटिन्यू रहेगा और हमारी फेवर में ही रहेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स जारी रहेंगी। और इसके अलावा हमारे जो कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उन पे भी ये टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो हमारी प्रोडक्ट्स पे, जो मेनली हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, और इन पे कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे जितने मुकाबले के बांग्लादेश या वियतनाम या चाइना हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगे, तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट में कोई इंशाल्लाह इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो ये जो वफ़द होगा इसमें कोई जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान भी शामिल होंगे शेख साहब? मुझे अभी पता नहीं है वफ़द क्या है, उसमें ऐसे लोग वाकई शामिल होंगे जो कि बेहतर उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिज़नेस के लिए है, उन्होंने टैरिफ लगाया है। और जो लोग इन मामलात को समझते हैं वो ज़रूर शामिल होने चाहिए मुख्तलिफ पार्टियों के, लेकिन मैं एग्जैक्ट इसके बारे में अभी हमें कंपोजिशन ठीक है। लेकिन शेख साहब, इस वक्त IMF के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, आज मैं कहीं देख रहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात का फ़ैसला किया है। ये मुलाकातें क्या माजी की तरह अपोजिशन जमातों के साथ भी होंगी? और इस वक्त IMF को तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं कि हैं या वो हुकूमती फ़ैसलों से मुतमईन हैं वो इस वक्त? नहीं जी, IMF ने तो हमारे फ़ैसलों को सराहा है, उसको एडमायर किया। बहुत अरसे बाद
हमारा IMF से जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूड है। ये 25वां लगभग प्रोग्राम है जो हम IMF से कर रहे हैं, और तकरीबन सारे एक दो को छोड़ के जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में थे तमाम प्रोग्राम बीच में ही रह गए, वो कंप्लीट ही नहीं हुए। लेकिन ये हम प्रोग्राम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से IMF रजामंद हुआ। उस वक्त जो पीछे हुकूमत PTI की थी, उन्होंने जो बात तय की थी IMF से उस पर अमल नहीं किया, और IMF की नाराज़गी का था। तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से रिवाइव किया है। और अभी देखिए ना, ये में कुछ बहुत हैवी हमारे ऊपर हमने फिक्स किया था, जो कि रेवेन्यू हासिल करने का तकरीबन 9,000 अरब से 13,000 अरब एक ही साल में 40% का जंप पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो। तो वो हमने एग्री किया हुआ है, और उसमें तकरीबन काफ़ी कुछ हमने ले लिया है इजाफा तक। लेकिन शेख साहब अभी भी मुस्लिम लीग नून के कई शेख साहब अभी भी नून लीग के कई सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि हुकूमत आवाम को मज़ीद रिलीफ देना चाहती है, लेकिन IMF की वजह से हम कुछ फ़ैसले नहीं कर पा रहे। तो आप भी इत्तफाक करते हैं कि कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो आप IMF की वजह से नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन आप नहीं कर पा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहती है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस है। जिस तरह हमारी इकानमी का जो गिरावट आई थी उसको ठीक करने के लिए जो IMF सजेस्ट कर रही है, उनमें कई फ़वाइद भी हैं। वो हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ लग रही हैं उसकी वजह से हम उन मामलात को बेहतर कर रहे हैं। इकानमी के इंडिकेटर्स जो बेहतर हुए हैं, इसमें IMF के भी जो स्टेप्स हैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुश्किल ज़रूर है, उसमें आवाम को मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन वक्ती है। इंशाल्लाह इससे जो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है, और जो पॉलिसी रेट है वो 22% से कम हो गए, 12% हो गया है। मज़ीद कमी की गुंजाइश है। फिर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप था वो कम हुआ है, और हमारी एक्सपोर्ट्स कोई 7.5% बढ़ी हैं। तो ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी हमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो आबादी में इजाफा हो रहा है उसके साथ साथ हम बिज़नेस को फैसिलिटेट करें। और ये बिजली की जो कीमतों में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी हुई है, तो बहुत बड़ी कमी है। ये अनबिलीवेबल है, लोगों को ये तवक्को नहीं थी, और लेकिन लोगों को इससे बड़ी परेशानी थी। ये जो अभी रिसेंटली तेल की कीमतें कम हुई हैं, इससे हम फर्दर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम को हमने बजट के अंदर अंदर रहते हुए जो इजाज़त है हमें IMF की, क्योंकि उनसे भी हमने जाके उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, तो वो हम बिल्कुल रिलीफ देंगे। और ये बहुत बड़ा बेहतरी की तरफ हुआ है जो 10%। लेकिन सर अब दोबारा बजट आने वाला है बहुत जल्द शेख साहब, बहुत जल्द जो है वो बजट आने वाला है, तो मज़ीद तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा टैक्सेस के हवाले से, या IMF की शराइत के मुताबिक कोई आवाम पे आप मज़ीद बोझ तो नहीं देख रहे? अभी देखिए ना, IMF जो टैक्सेस का तो वो कहते हैं, लेकिन अभी आप ये देख रही ना, हमारा पहली बार ये हुआ है कि GDP के हिसाब से अगरचे को टैक्सेस में 1,000 अरब रुपए कम वसूली होगी जो रेवेन्यू है, लेकिन उसके बावजूद GDP की जो परसेंटेज है वो बड़ी है, क्योंकि हमारी GDP में इजाफा नहीं हुआ। और अभी आइंदा GDP ग्रोथ होगी इंशाल्लाह, अगले साल हम 4% ग्रो करेंगे। और ये जो तेल की अभी रिसेंटली 10% बहुत बड़ी कमी हुई है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, और वो पास ऑन हम करेंगे लोगों के जो। ठीक है, लेकिन शेख साहब अब ये भी बताएं कि ये फैसले तो चलें अपनी जगह पे मौजूद हैं, आप हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसके हवाले से हुकूमत क्या इरादा रखती है? इस वक्त PTI भी ये समझती है कि हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होगी, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो आप देख क्या रहे हैं, क्या PTI के अंदर भी बतौर सियासतदान आपको इख्तलाफात देख रहे हैं पार्लिमान के अंदर या बाहर? देखिए, वो आपके सामने है, वो खुद अपना पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ कर रहे हैं। एक उनका लीडर दूसरे लीडर से वो एग्री नहीं करता, आपस में वो झगड़ा कर रहे हैं। और बात ये है कि दुनिया के किसी मुल्क में, मैं 55 मुल्कों में मैंने विज़िट किया है, दुनिया के किसी मुल्क में ये सियासत नहीं होती जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करे। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो तो सबकी होती है, और उनका काम सियासत नहीं है जो इकनॉमिक पॉलिसी या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ है उसका तल्लक उनसे नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर बातचीत करें, लेकिन जो उनका परव्यू है उसके अंदर करें। अगर वो ये चाहेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात में वो इस्टेब्लिशमेंट, वो तो कह रहे हैं, एक तरफ उनका सोशल मीडिया
इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगा हुआ है। हमारे नौजवान जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ौज के नौजवान और पुलिस के नौजवान और रेंजर्स के नौजवान, तो बजाय उनको सराहने के उनको कोस रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। 9 मई का वाक़या हुआ, इतना ग्लेयरिंग है, आज तक उस पर रिग्रेट करने को तैयार नहीं है। तो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं के तो खिलाफ वो सारा अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि तल्लक ही कोई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों को होता है हमारे साथ बैठे, हम उनको हर वक्त उनसे डिस्कस करने को तैयार हैं, चाहे असम्बली के अंदर बैठे या बाहर। देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का रिपीटेडली चेयरमैन रहा हूँ, वहाँ मैं इनको कहता रहा कि आइए, आप जो कहेंगे हम एजेंडे में भी वो आइटम लाएंगे, आए तो सही, बैठे हमारे साथ। तो शेख साहब, अभी भी आप उनको दावत देते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बजाय सियासी जमातों के साथ बात करें, आप तैयार हैं? जी, मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों के पास हमेशा यही एक ही रास्ता है, और हम भी हर वक्त दावत देते हैं। हम तो हम क्योंकि मुल्क की पार्टी है ना, अगर वो उन्होंने वोट लिए हैं, लोग उनके भी साथ हैं, तो जो पहले दिन से हमारे, लेकिन वो पिछले 12 साल से 2014 से लेके 11 साल हो गए, 2011 से वो 14 से झगड़ा कर रहे हैं, 11 साल से। तो अब बताइए, वो किसी जगह जब हुकूमत में होते हैं तब भी किसी के साथ नहीं बैठते, या अपोजिशन के तो साथ होते हैं, वो अपनी सियासत को ख़राब कर रहे हैं। ये अगर उनका ख्याल है ना, वो सोशल मीडिया की सियासत कर रहे हैं। अगर उनको, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, बहुत अरसे से ज़िंदगी गुजर गई है, अगर ये समझते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करके वो पॉपुलैरिटी ले लेंगे तो उनकी खाम ख्याली है, वो अपना नुकसान करें। अगर टेबल पे कोई बैठता है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ और पॉलिटिक्स में भी हूँ, तो किसी भी जगह, चाहे बिजनेस में चाहे पॉलिटिक्स में, अगर कोई टेबल पे बैठा जाता है तो बैठने वाले का कुछ ना कुछ उसको लेके उठता है, बेनिफिट होता है। ये पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने क्या गेन की है। अपने अंदर भी, अपनी पार्टी में भी इख्तलाफ हो गया, कोई भी इनका कामयाब नहीं हुआ। जो धरना या कोई और एहतजाज है वो कामयाब नहीं हुआ। लोग इनसे इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स को देख देख के हटते जा रहे हैं। ये अब इनके अपने मफाद में है, मैं मशवरा इनको दूंगा, लेकिन बाकी तो इनकी अपनी मर्जी है। जी ठीक है, लेकिन शेख साहब, ये जो अब इत्तेहादी जमात आपकी पीपल्स पार्टी है, वो अब कैनाल्स के मामले पर सिंध में एहतजाज भी कर रही है, सिंध असम्बली से करारदादें भी मंजूर करवा रही है। कल उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून ने भी उस करारदाद को इंडोर्स नहीं किया। ये कन्फ्यूजन है इसमें कि पीपल्स पार्टी पहले साथ थी, सदर साहब ने मंजूरी दी थी, ये इशूज़ हैं क्या? आप खुद सिंध में बैठते भी हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं वहाँ पर? जी, मैं सिंध में ही रहता हूँ। हालांकि मैं चिन्योट से, पंजाब से इलेक्ट होता हूँ। मैं सिंध से भी इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी का। मैं वहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बड़ी भारी अक्सरियत से वोट लेके प्रेसिडेंट रहा, और मेरा सबसे वहाँ भी रब्ता है। देखिए, हमें पूरे मुल्क की देखना है, और CCI जो इदारा है उस फोरम पे फैसले करने। इंडिविजुअली अगर हर कोई अपने अपने सूबे की बात करेगा, अब मैं वहाँ कल परसों मौजूद था असम्बली में, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो बात की वो बड़ी अच्छी एहसन तरीके से बात की, लेकिन सिंध के जो मेंबरों ने बात की वो सिर्फ जज्बाती बातें की। तो हमें तमाम मुल्क के बारे में सोचना है, तमाम मुल्क हमारा है, तमाम सूबे हमारे हैं, और ओवरऑल हमने मुल्क के बेनिफिट में सब ने मिल के फैसला करना है। क्योंकि ये तो तय है कि ये जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की, दोनों की मिल के अक्सरियत है हमारी। अदरवाइज कोई किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत में नहीं रह सकते। तो हमें फैसला करना है मिलजुल के, मुल्क की बेहतरीन मफाद में हर एक को फैसला करना, और ये होगा उसके बगैर। लेकिन पीपल्स पार्टी तो आपके इस फैसले को नहीं मानती शेख साहब। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आप फैसला वापस लें। मैं तो कह रहा हूँ पीपल पार्टी CCI का जो है, उनकी एक डिमांड ये थी कि उसका जल्दी इजलास बुलाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका इजलास बुलाना जाना चाहिए। हर कोई अपने अपने आर्गूमेंट वहाँ दे और वो एक मुतफ़िका लाया अमल बने। अगर वो उसके बाद नहीं मानती तो इसका मतलब तो सीधा यही है कि फिर ये हुकूमत तो मेजॉरिटी नहीं रह सकती ना उसकी। तो ये हालात आपके सामने हैं। मुल्क के बेहतरी के लिए तो यही है कि कोई ना कोई मुश्तरका सब सूबों के लिए प्रोग्राम बने, जो कि अब पंजाब जो है अपने हिस्से का पानी ले सकता है ना, वो तय का वो कोई तरीका ऐसा बता दे जिससे ये पता चले कि सिंध को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं ले रहा कभी नहीं। लेकिन शेख साहब ये जो आपका नुक्ता है ना शेख साहब, इस पर सिंध का ये एतराज़ सामने आता है कि पंजाब ये बताए कि वो कौन सा अपना पानी कहाँ से काट के वो इन कैनाल्स में शामिल करेगा, कहाँ से वो पानी जो है अपना बंद करेगा। ये तो देखिए ना, पंजाब का अपना मामला है। अगर अपना वो ये कह सकते हैं कि उनका पानी उनको मिलना चाहिए। उसका जो मेजरमेंट के दुनिया में मॉडर्न
तरीके हैं उससे कर ले जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। आखिर कोई तरीका तो होगा जिससे उनको पता लगेगा कि उनका पानी उनको मिल रहा है। अगर बेतबारी करनी है, अगर किसी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो फिर ये मुल्क का इत्तेहाद जो चारों सूबों का मिल के है वो तभी मेंटेन रख सकता है। एक दूसरे के ऊपर एतमाद किया जाए। अगर कोई पानी जब हम पंजाब वाले कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं और कमिट कर रहे हैं, कोई उसका तरीकाकार उनको जो समझ आती है हम उनको सेटिस्फाई करेंगे, ज़रूर करेंगे। मुस्लिम लीग की तो हमेशा बड़े सूबे हमेशा ये रहा है कि वो अपना सेक्रीफाइस करते हैं और हमने जो है अपनी सियासत को भी रियासत के ऊपर सेक्रीफाइस किया है। हम चाह रहे हैं कि लेकिन शेख साहब एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब को FIA ने नोटिस भेजा है एसेट्स के हवाले से। एक प्राइवेट एक एप्लीकेशन थी FIA में, उसकी बेस पे अब FIA वज़ारत दाखिला के मातहत है। इस वक्त आप हुकूमत में हैं, इत्तेहादी जमात है आपकी पीपल्स पार्टी। ये बाबर साहब को जो नोटिस है FIA का, सर आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता वो किस किस्म का नोटिस है। मैं तो आपके सिर्फ सुन रहा हूँ उसकी डिटेल क्या है और उस पर लोगों के कमेंट। अभी भी मैं असम्बली में से उठ के आ रहा हूँ, किसी ने पीपल पार्टी वाले ने भी किसी उस नोटिस पे तो बात नहीं की। तो अब वो डिटेल उसकी क्या है, क्यों भेजा गया है, तो ये मैं अभी कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ जब तक मुझे इसकी ठीक है ये इन्फॉर्मेशन नहीं। चलें ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवी वाला साहब हमें ज्वाइन करेंगे।